गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया था। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में जैसे कि एसएससी, यूपीपी, पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे गए हैं। बैंक, रेलवे आदि एग्जामों में पूछा गया। खास करके ये रेलवे, एसएससी और पीसीएस के क्वेश्चन हैं। आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, सेक्युलेंट। मतलब ऐसे पौधे जो ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑप्शन देखते हैं। उन्हें सी ऑप्शन, उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ऐसे पौधे जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट। अब हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? ऐसे पौधे जो ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां नमी ज़्यादा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे जगहों पर उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट किन्हें कहते हैं? ऐसे पौधे जहां पर जल की मात्रा लगभग जीरो है, मतलब जल के लिए वो पौधे लड़ रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट पौधे कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट था तीनों। आप पहला तो याद रखिएगा कि जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट, जो पानी वाले स्थानों पर उगते हैं हाइड्रोफाइट, जो ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम हो उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी ऑप्शन देखते हैं सी, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने एक कार्य को देखा था, उसमें छोटे छोटे कोष्ठ बने थे और उन्होंने कहा था कि यह कार्य इन्हीं छोटे छोटे कोषों से बना है। उसको उन्होंने कोसा कहा था और तभी से कोशिका के बारे में बात चली। तो पहली बार कोशिकाओं की खोज जिन्होंने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक चीज और याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो थी मृत कोशिका। अगर क्वेश्चन आए पहली बार जीवित जीवाणु कोशिका की खोज कौन किया था, तो वो किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित जीवाणु कोशिका की खोज की थी और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब कोशिका के बारे में जब पता चला तो पता चला कोशिका जो मनुष्य का शरीर है छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब जब कोशिकाओं का अध्ययन शुरू हुआ तो एक कोशिका का विज्ञान ही अलग से बन गया, क्योंकि छोटी स्तर पर जब अध्ययन किया जाता है तो बहुत सारी संभावनाएं निकल कर बाहर आती हैं। इसलिए कोशिका का जो अध्ययन किया जाने लगा उस अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाने लगा। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ये जड़ पड़ेगा नीचे। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे पौधा सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ जब आता है पौधे पर, तो पौधा उसके प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसे जल चाहिए। जल चाहिए तो जल कैसे जाएगा ऊपर? मिनरल्स कैसे ऊपर जाएंगे जिनको लेकर ये प्रकाश संश्लेषण करेगा पौधा? तो ये जो जल जड़ों में जो जड़ क्या करते हैं? जमीन से जल अवशोषित करते हैं और मिनरल्स अवशोषित करते हैं, लेकिन वो भोजन नहीं बना सकते। भोजन तो पत्तियां ही बनाएंगी। तो ये जल पत्तियों तक जाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो क्या है? ऑप्शन है फ्लोएम पैरोकाइमा, ऑप्शन है फ्लोएम पैरोकाइमा, मेरिस्टेम, जाइलम। चलिए आंसर देखते हैं, डी जाइलम। अब पौधों में जड़ों में जो होता है वो जाइलम होता है।
जाइलम जल को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियां भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब क्वेश्चन आए कि जाइलम कहाँ पाया जाता है? जाइलम जड़ों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये पानी को या फिर मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने का काम करता है, मतलब पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अब दूसरी बात, अगर पत्तियां भोजन बना ली तो भोजन वापस जड़ों तक कैसे आएगा? मतलब जड़ों को भी तो भोजन चाहिए। तो अब इसको जो लाने का काम करता है वो फ्लोएम करता है, याद रखिएगा। जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर ले जाता है और ऊपर जब भोजन बन जाता है तो भोजन को जड़ों तक वापस लाने का काम फ्लोएम करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जाइलम जड़ों में और फ्लोएम पत्तियों में। पत्तियों में फल लगते हैं, पत्तियों के पास ही फल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फल से याद रखना का फ्लोएम, फल के आसपास फ्लोएम और जड़ों में जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मानक जंतु विज्ञान। मानक जंतु विज्ञान के नामांकन किस भाषा का उपयोग करते हैं? मानक जंतु विज्ञान समझिए आप नाम सुने होंगे कैरोलस लीनियस का। उन्होंने क्या किया था? द्विनाम पद्धति शुरू किया था। दरअसल जैसे मान लीजिए ये कौवा है, अब कौवा को भारत में कौवा बोलते हैं, अंग्रेज उसको क्रो बोलते हैं, चीन वाले कुछ और बोलते होंगे, रूस वाले कुछ और बोलते होंगे। लेकिन जब कभी इनका सम्मेलन होता था तो उसी कौवे के बारे में कोई अलग नाम लेकर बोल रहा है, कोई अलग नाम लेकर बोल रहा है, तो पता नहीं चलता था किस जंतु के बारे में बात हो रही है। तो ये निश्चित हुआ कि एक द्विनाम मतलब एक ऐसा नाम रखा जाए जिसको पूरे देश वाले एक ही नाम से जाने। तो उसी तरीके से शुरू हुआ द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति जिस भाषा में लिखा जाता है वो भाषा है, आंसर देख लेते हैं, वो भाषा है ऑप्शन ए, वो भाषा है लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा में द्विनाम पद्धति शुरू किया गया। अब इस भाषा का उपयोग पूरे विश्व को लोग करते हैं और उसी भाषा में सब नाम जाने जाते हैं। जैसे मनुष्य का नाम, मनुष्य को होमो सैपियंस कहते हैं, तो होमो सैपियंस जो बोला गया वो लैटिन भाषा में बोला गया। अब पूरे विश्व के लोग वैज्ञानिक मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस याद रखते हैं। अब कभी जब बात होगी तो मनुष्य ना कहकर, मानव ना कहकर, माइन ना कह करके होमो सैपियंस कहेंगे। जैसे घरेलू मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका कहते हैं, गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के जीव वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो इसके में जो भाषा उपयोग की गई है वो लैटिन भाषा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, आनुवंशिकता का। तो ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको, आनुवंशिकता का, ऑप्शन डी। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता वह लक्षण है जैसे माँ बाप के गुण, आनुवंशिकता वह लक्षण है जिसके द्वारा माँ बाप का गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है। जब माँ बाप के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो ये ट्रांसफर होने की क्रिया मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होना ही आनुवांशिक गुण कहलाता है। मतलब कि बाप के और माँ के सारे लक्षण या फिर कुछ लक्षण अगर बच्चों में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर उनके आनुवांशिक गुण हैं और इसी को जेनेटिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी सही है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जब दो लिंग, एक मेल और एक फीमेल मिलकर एक नए बच्चे को जन्म देते हैं तो इसे बोला जाता है लैंगिक जनन। तो आनुवंशिकता के लक्षण किन में मिलेंगे? जिनमें माँ बाप हों, मतलब दो अलग अलग जीव हों, तभी तो वो एक नए बच्चे को जन्म देंगे, तो उन्हीं के गुण जाएंगे, दूसरे में ट्रांसफर होंगे। इसलिए मेंडल का ये जो नियम था आनुवंशिकता का, वो लैंगिक जन्म पर आधारित है। मतलब जहाँ पर दो विपरीत लिंग हों और दोनों मिलकर एक नए बच्चे को जन्म दें, तो वहाँ पर जो लक्षण होता है वो लैंगिक लक्षण होता है, वो लैंगिक जनन के दौरान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण किसमें मिलता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पत्ती में, बीज में, फली में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीज में मिलता है। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। बीज को ही तो हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं, उन्हीं से नया पौधा जन्म लेता है। तो भ्रूण क्या होते हैं? बीज में मिलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ पर होती है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप ये चित्र देखिए, ये अब देखिए, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान खुल जाते हैं और सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अब ये इन्हें बोला जाता है स्टोमेटा या फिर रंध्र। रंध्र खुलते हैं तो इनसे प्रकाश अंदर जाता है और इन्हीं के आसपास होता है क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के अंदर, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों के लिए, पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्लोरोप्लास्ट में होता है। बाकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। यहाँ पर भोजन का निर्माण, भोजन को जलाया जाता है और ऊर्जा बनाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, मतलब उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन है यहाँ पर, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जब दो, एक मेल और एक फीमेल जब मिलते हैं तो यहाँ पर लैंगिक जनन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो कोशिका होती है, जो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, उनमें जीन्स होते हैं। जीन पे तो डीएनए मिलते हैं, और वो जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर होते हैं। तो जीन, क्रोमोसोम और जीन के सम्मिश्रण से, इन सभी के मिश्रण से जो जनन होता है वो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। मतलब कि माँ बाप के जो गुण हैं इन सब के द्वारा बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ऑप्शन ए सही है। एड्स विषाणु के वायरस के लिए, मतलब एड्स वायरस को ख़त्म करने के लिए या फिर उसे कमज़ोर करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस दवा का उपयोग किया गया है उसका नाम है जिदोवुदेन। याद रखिएगा, जिदोवुदेन। जबकि एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV। इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे, लेकिन आप दवा नहीं जानते थे, इसको याद रखिएगा, जिदोवुदेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सूक्ष्म जीव से हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव से हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, वायरस। हेपेटाइटिस बी का जो बीमारी फैलती है, इसके वाहक जो होते हैं वायरस होते हैं, ना कि प्रोटोजोआ और ना कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से नहीं फैलता, प्रोटोजोआ से नहीं फैलता, ये फैलता है तो वायरस से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? जैसे कि आपको आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर ना कि फेफड़ा है, ना तो मस्तिष्क है, ना तो कान है, आंख से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ध्यान रखिएगा, जो दृष्टि दोष होता है वही चीज हमें अच्छे से दिखाई देती है। जैसे दूर दृष्टि दोष हुआ तो हमें दूर की चीज स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो हमें निकट की चीज स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ तो कुछ और पूछा है कि निकट दृष्टि दोष का संबंध शरीर के किस अंग से है? ना तो मस्तिष्क से, ना कान से, ना फेफड़े से, आंख से है। सिंपल सी बात है, दृष्टि दोष है मतलब देखने वाला दोष है, तो आंख से ही होगा। यहाँ तो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं था, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में जो खून होता है उसमें प्लाज्मा होता है, तो उस प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? दरअसल आपका जब आपके शरीर में जब घाव लगता है और जब ब्लड का थक्का बन के घाव भरता है, जहाँ पर पपड़ी जमती है, तो वो प्लाज्मा ही जमता है। अब प्लाज्मा जो वहाँ इकट्ठा होता है, उस प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है, मतलब कितना पानी होता है? यहाँ ऑप्शन डी सही है, मतलब कि 90% जल होता है। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और है, क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के पूरे शरीर में उसके शरीर का कितने प्रतिशत भाग, उसके वजन का कितने प्रतिशत भाग जल होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उसके शरीर का 65% भाग जल होता है। मनुष्य के शरीर का 65% भाग जल होता है, और मनुष्य के शरीर में जो रक्त मिलता है उसमें जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी सही है, 45, कम से कम उसे 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। बात प्रोटीन की करें तो प्रोटीन हमें सोयाबीन से, चने से, अंकुरित अनाजों से बड़ी मात्रा में मिलता है। तो आप सोयाबीन या चना खाकर, मूंगफली से प्रोटीन मिलता है, तो आप इनको खाकर प्रोटीन बड़ी मात्रा में प्राप्त कर सकते हो। और एक कार्यशील महिला को कम से कम रोज 45 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन है मछली, कबूतर, तिलचट्टा, मेढक। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, मेढक। मेढक अपनी त्वचा से भी सांस लेता है। आप देखते हो मेढक जल में भी रहता है, मेढक स्थल पे रहता है। मेढक को उभयचर बोलते हैं। उभयचर जानते हैं किसे कहते हैं? उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रह लेते हैं। तो मेढक उभयचर है, ये जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। आप कभी कभी देखते हो मेढक जमीन के अंदर भी रहता है। ठंडियों में मेढक गायब हो जाते हैं। दरअसल ठंडियों में ठंडी से बचने के लिए मेढक जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो जमीन के नीचे, तो मिट्टी में जो ऑक्सीजन घुलिया होता है ना, वो अपनी त्वचा से उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए मिट्टी के नीचे भी मेढक जिंदा रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए मेढक। और तिलचट्टा के बारे में हमने अध्ययन किया था। तिलचट्टा में वायुकोश पीछे होते हैं। कबूतर और मछली तो आप जानते हो गिल्स के द्वारा करते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।